हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जो हमारी सीरीज़ थी लूसेंट जीके वन लाइनर की, आज हमारा उसका 6वां पार्ट है और इसके अंदर भी हम 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर को कवर करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आपके जो ये 50 क्वेश्चंस हैं इनके साथ आपके जो अतिरिक्त क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएँ और एक टॉपिक से एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके यहाँ पर कवर हो जाएँ। ये हमारा 6वां पार्ट है और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस 5 पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टॉप 2100 क्वेश्चंस हैं और इन 2100 क्वेश्चंस में पूरी लूसेंट आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज यहाँ पर इस वीडियो से मिली है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने रखे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, जो अभिलेख होते हैं इनके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है और कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था जो मौर्य वंश का प्रतापी राजा था अशोक, इसने। ठीक है, तो अशोक ने जो अभिलेख हैं इनका प्रचलन भारत में शुरू किया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका सबसे बड़ा जो स्थल है भारत के अंदर, ठीक है, वो है राखीगढ़ी। कहाँ है ये स्थित है हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी? सूरज भान ने 1963 में। तो देखिए, दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं आपके। पहला कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, कहाँ स्थित है? हरियाणा में और घग्गर नदी के तट पर। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, नदी भी पूछी जा सकती है और राज्य भी। खोज कब करी गई और किसने करी गई? इसके अलावा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ओवरऑल। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है और हमने पूछा था केवल भारत का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर भारत में सबसे बड़ा पूछेगा तो वो फिर राखीगढ़ी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आज का, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? टूटी हुई नाव या टूटी फूटी नाव से की गई है? तो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से मुंडको उपनिषद में की गई है। ठीक है, प्रश्न बनता है कौन से उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है टूटी नाव से? ठीक है, तो वो है मुंडको उपनिषद और इसी उपनिषद से जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो इसी उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ठीक है, अगला है किन शासकों की मुद्रा पर एक साथ शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है? तो शिवजी और जो उनके वाहक हैं नंदी, ठीक है, तो इनका एक साथ चित्र प्राप्त होता है जो कुषाण वंश की मुद्राएं हैं उन पर। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे पहले किसने किए और सबसे शुद्ध किसने किए? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले ही वीडियो में हमने इनको बात करी है। अगला है अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? देखिए, जो अशोक है, अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है, इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। पेपर में प्रश्न बनता है कि अशोक के कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है या रानी का अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये अशोक का है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किस काल में की थी? देखिए, पंचतंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में और इसकी रचना करी थी विष्णु शर्मा ने। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, किसने रचना करी थी? विष्णु शर्मा ने। कब करी थी ये हम पूछ रहे हैं, तो उन्होंने इसकी रचना गुप्त काल में करी थी। ठीक है, गुप्त काल में। अब देखिए, भाषा अगर पूछ ली जाए किस में इन्होंने पंचतंत्र लिखा था, तो इन्होंने संस्कृत में लिखा है। ठीक है, पंचतंत्र इन्होंने किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा है। कितने भागों में बांटा है? तो पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, ये क्या पता डिटेल में तो इतना ना पूछे कि कौन कौन से भेद हैं, लेकिन आपको पूछेगा मेनली कि कितने भाग हैं। तो 5 हैं, नाम आप लिख सकते हैं। मित्र भेद, ठीक है, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणच और अपरीक्षा कारित्व, ये 5 भागों में बांटा गया है पंचतंत्र को। और इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। संस्कृत में लिखा है और गुप्त काल में लिखा है। अगला है चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो जो चोल राजा थे इनके प्रशासन की जो मुख्य व्यवस्था थी, मुख्य विशेषता थी, वो क्या थी? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को कि चोल प्रकाशन की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी स्थानीय स्वशासन। या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है स्थानीय स्वशासन किस वंश की मुख्य वो थी?
विशेषता थी वो थी चोलों की। ठीक है, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? देखिए आपको पता है जब मुगल काल आता है, मुगल वंश स्थापित होता है बाबर के द्वारा 1526 में, उसके बाद जब अकबर राजा बनता है तो वो जजिया कर जो कि ब्राह्मणों से लिया जाने वाला, जो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, उसको बंद कर देता है। कब करता है? 1564 में। लेकिन 1679 में क्या आता है? औरंगजेब, और औरंगजेब जजिया कर को दोबारा से लगा देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बंद किसने किया था? अकबर ने, और शुरू किसने किया? दोबारा से औरंगजेब ने। अकबर से पहले, अकबर ने तो बंद किया ना, तो शुरू भी तो किसी ने किया होगा। तो जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर, सुल्तान जो था, प्रथम सुल्तान था जिसने ये लगाया था। ठीक है, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगला है, पुर्तगाली वायसराय अलबुकर्क ने किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब थोड़ा सा पहले यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बातें हैं पुर्तगालियों से संबंधित उनको यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। देखिए अलबुकर्क ने बीजापुर का सुल्तान, उस समय कौन था? यूसुफ आदिल शाह, उसको हराया और 1510 में उसने क्या कर दिया था? इसको जीत लिया था। ठीक है, बीजापुर से गोवा छीन लिया था उसने। ठीक है, तो गोवा किसके अधिकार में चला गया? पुर्तगालियों के आधार पर। प्रश्न बनता है किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था? 1510 में। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। अब देखिए पुर्तगालियों की बात करते हैं। पुर्तगालियों की बात करें तो भारत में आने वाले ये प्रथम यूरोपियन थे। कब आते हैं भारत में? तो ये भारत में आते हैं 1498 में। ठीक है, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी राज कर रहा था, क्योंकि देखिए अभी सल्तनत काल चल रहा है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था और वास्को डी गामा भारत आ गया। ये उतरा कहाँ पे था वास्को डी गामा? तो ये कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है, कालीकट, और इसकी मदद एक ने करी थी जो भारत का ही था। वो कौन था? एक गुजरात का व्यापारी बोल सकते हैं, या गुजरात का जो समुद्रों में काम करते हैं उसको बोल सकते हैं, अब्दुल मनीद। ठीक है, अब्दुल मनीद ने इसकी मदद करी। और इसका स्वागत किसने करा? ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका स्वागत वहाँ पर किसी जमात या जमाल नाम के व्यक्ति ने करा था। ठीक है, जो कालीकट तट पे ये पहुँचा था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 1505 में पहली बार जो पुर्तगाली वॉयसराय था वो यहाँ पर आता है। तो प्रथम पुर्तगाली वॉयसराय कौन बना था? वो बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहला पुर्तगाली वॉयसराय था अल्मीडा। और इससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि भारत में नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी, या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी वो अल्मीडा ने अपनाई थी। ठीक है, 1505 में ही आता है। उसके बाद 1509 में आता है अलबुकर्क। ठीक है, और अलबुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर संस्थापक पूछेगा तो फिर अल्मीडा है, लेकिन अगर वास्तविक पूछेगा तो वो अलबुकर्क है 1509 में। और 1510 में ये क्या कर लेता है? गोवा को जीत लेता है। ठीक है, अगला है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? देखिए चेचक से मरने वाले जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु हरकिशन। ये 1661 से लेकर 1664 तक सिखों के 8वें गुरु रहे थे। और ये किसके पूर्ववर्ती थे? यानी कि इनसे पहले कौन थे? इनके पहले कौन थे सिखों के गुरु? तो वो थे गुरु हर राय, और इनके बाद बने थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर के बाद कौन बनते हैं? अंतिम और 10वें गुरु, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो गुरु तेग बहादुर है। ठीक है, और अगर हम बात करें गुरु हरकिशन की, तो इनको दिल्ली ये गए थे औरंगजेब को जो गुरु पद है उसके बारे में बताने के लिए कि गुरु का पद होता क्या है। ठीक है, अगला है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है, यह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 तक भारत का वॉयसरॉय था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्र में प्रस्तुत किया गया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, और सबसे पहले जो इसका विचार था वो संजीवनी करके एक पत्र था, उसमें यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1905 में ही। यह पत्र किसका था? संजीवनी, तो यह था कृष्ण कुमार मित्र का। ठीक है, अगला है, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है यह लिखी है वैलेंटाइन शिरोल ने। और वैलेंटाइन शिरोल हमारे लिए, हमको कम से कम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। 2 क्वेश्चन हमको यहाँ पर ये देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि वैलेंटाइन शिरोल ने किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है,
इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। कई बार प्रश्न बनता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? अगर ये पूछा जाएगा तो वैलेंटाइन शिरोल ने ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाद में जो तिलक थे उन्होंने इसके ऊपर मानहानि का दावा भी ठोका था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किसके ऊपर मानहानि का केस ठोका था? वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी के औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो पृथ्वी का जो एवरेज डायमीटर है, एवरेज व्यास है, उसकी गणना सबसे पहले इराटोस्थेनीज ने करी थी। और उसने क्या मापा था? उसने मापा कि जो पृथ्वी का जो औसत व्यास है वो 12,742 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो एक्टिव वॉल्केनो है ओजेस डेल सलाडो। और ये कहाँ स्थित है? तो यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली कौन से महाद्वीप में आते हैं? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के देश हैं या दक्षिणी अमेरिका के देश हैं? ठीक है, इनके सीमा पर स्थित है ओजेस डेल सलाडो। अगला है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में ही है। ठीक है, अंटार्कटिका का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है उसका नाम है माउंट एरबुश। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ कौन सी घास पाई जाती है? देखिए, जहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर क्या होता है, गर्म हवा और ठंडी जल हवा दोनों आपस में मिलती हैं, तो उस क्षेत्र में प्लैंकटन नाम की एक घास उगती है, वो वहाँ पर पाई जाती है। और ये जो प्लैंकटन नाम की घास है ये मछलियों का एक मुख्य आहार है। ठीक है, इसीलिए जहाँ जहाँ पर ये घास पाई जाती है वहाँ का जो मछली उद्योग है वो काफ़ी विकसित उसको माना जाता है। ठीक है, अगला है, किस हवा को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है? तो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है हर्मटन हवा। और यह हवा सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा कहा जाता है। ठीक है, जब सहारा रेगिस्तान से निकलती है तो उसका नाम क्या है? हर्मटन हवा, लेकिन गिनी तट पर इसको कहा जाता है डॉक्टर हवा। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? देखिए, इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है वो जकार्ता में है और यह जावा द्वीप पर स्थित है। हालांकि इंडोनेशिया अपनी राजधानी परिवर्तित करने का विचार कर रहा है और कहाँ वो अपनी राजधानी स्थापित करने की सोच रहा है? बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप पर वो अपनी राजधानी बनाने की सोच रहा है, लेकिन अभी कहाँ है? जकार्ता है और यह जावा द्वीप पर स्थित है। अगला है, अन्न भंडारण में नमी के कितने प्रतिशत ने नीचे होने पर कीट लगने का भय होता है? देखिए, जहाँ पर अन्न भंडार किया जाता है उसके अंदर, उस कमरे के अंदर अगर नमी 10% से नीचे आ जाए तो फिर जो अन्न वहाँ पे है उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो कीट होते हैं, वो उस पर लगने का काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि नमी कम से कम 10% होनी चाहिए, इससे कम आ गई तो जो वहाँ पर अनाज होगा वो ख़राब हो जाएगा। अगला है, अंग्रेज़ों द्वारा 0 माइल स्टोन कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, अंग्रेज़ों ने 0 माइल स्टोन नागपुर में स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना कमेंट करें कि आपको क्या यहाँ पर आप जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं उनको ज़रूर कमेंट करें, अपने जवाब ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और सीरीज़ आपको कैसे लग रही है अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आने वाले टाइम पर बहुत सारी अच्छी सीरीज़ चैनल पर आने वाली हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और शेयर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है यह मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो जनजातीय जनसंख्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये कहाँ रहती हैं? तो यह मध्य प्रदेश में रहते हैं। और अगर पूछेगा प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो वो मिजोरम में रहते हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो एमपी, नहीं तो मिजोरम। अगला है, वर्ष 1945 में किसके द्वारा पीपुल्स प्लान, जिसको जन योजना भी कहते हैं, बनाई गई थी? तो देखिए, जो जन योजना है या पीपुल प्लान्स है ये बनाया था एमएन रॉय ने 1945 में। अगला है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए, जब बजट पेश होने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा। अगला है, किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की
संस्तुति की थी, यानी कि सिफारिश की थी। तो यह कौन सा आयोग था? वो था हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला है, भारत का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जो सिंचित क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? तो वो है असम। सर्वाधिक पूछेगा उत्तर प्रदेश। शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहा जाता है? तो शेयर मार्केट के बाहर जितना भी व्यापार होता है उसे कर्ब डीलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट के बाहर जितना भी व्यापार किया जाता है उसे क्रैब डीलिंग या कर्ब डीलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? देखिए, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन जो था वो 1858 में छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है और औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंद की गई? 1884 में, और अधिनियम आया था 1873 में। देखिए, ये अधिनियम क्या था? 1873 में एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो कंपनी है इसको कभी भी बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो यह प्रावधान किसके तहत किया गया? 1873 में किया गया था और फाइनली 11 साल के बाद इस कंपनी को परमानेंटली बंद कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की न्यायिक स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, कई बार आपको प्रश्न बन जाता है, एक और ऑप्शन दे देगा कानूनी न्याय, तो कानूनी न्याय का ऑप्शन वहां पर नहीं है। 3 प्रकार के न्याय का ऑप्शन है वहां पर। ठीक है, सुविधाएं हैं कौन कौन सी हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है, समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यानी कि कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 44 में है। और अगर भाग पूछेगा कौन से भाग में है, तो भाग 4 है। तो दोनों जगह 4-4 ही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था? वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके द्वारा उनको हटाया गया था। ठीक है, यह 1989 से 1990 1 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री थे। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता। ठीक है, अगला है, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो पहली लोकसभा थी भारत की, स्वतंत्र भारत की, उसके जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अनंत शायनम अयंगर। ठीक है, और अगर अध्यक्ष की बात पूछेगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर, ये भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम लोक उपाध्यक्ष कौन थे? अनंतशयन अयंगर। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है और अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे लोकसभा के। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष है कौन है और अध्यक्ष कौन है? ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति एवं स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए, विधान परिषद जो होता है यह कंपलसरी नहीं है कि आपके राज्य के अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई राज्य अपने राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना चाहता है या कोई राज्य जिसके अंदर पहले से विधान परिषद है उसको खत्म करना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 169 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? तो के सथानम ने राष्ट्रीय जो विकास परिषद है इसको सुपर कैबिनेट कहा था। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की जाती है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के लिए बनाई गई ये पहली समिति थी और इसका गठन 1957 में किया गया था। ठीक है, और जो वर्तमान में त्रिस्तरीय होता है ना पंचायती राज, तो वो इसी कंपनी की इसी समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, त्रिस्तरीय। पंचायती राज के लिए और भी अलग अलग समितियां बनाई गई, जैसे एक अशोक मेहता समिति बनाई गई 1977 में। इनको देखिए, इनका क्रम लगाने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। पीवीके राय समिति ये 1985 में बनी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलएम सिंघवी समिति ये 1986 में बनी। आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया इसी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, समिति की सिफारिश कौन सी थी? वो थी 1986 की एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, अगला है, किसी राजनीतिक दल के
प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? तो देखिए कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो प्रमुख नेता होते हैं या प्रमुख दल सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उस बैठक को कहा जाता है काकस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पॉलिटी की शब्दावली होती है वहाँ से भी पेपर में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर होगा, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है? तो जो SC एंड ST हैं उनके लिए लोकसभा और विधानसभा के अंदर आरक्षण है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में, और लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत उनको आरक्षण यहाँ पर प्राप्त है। अगला है ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो होता है यह माइकल फैराडे ने 1831 में किया था, ठीक है। अगला है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? देखिए अगर जो बारिश हो रही है और उसका pH मान 5.6 से कम हो जाए तो वह बारिश कौन सी बारिश होती है? अम्लीय बारिश होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी का जो कोर होता है, ठीक है, कोर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है निकल, और दूसरे नंबर पे आता है आयरन यानी कि लोहा। अगला है एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? तो देखिए डायनामाइट का जो आविष्कार किया था ये एल्फ्रेड नोबल ने किया था 1867 में, ठीक है, और बाद में फिर एल्फ्रेड नोबल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। किस उपग्रह द्वारा लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था? देखिए दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला, अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे पहला प्राणी कौन था? वो था कुत्ता। कौन सा कुत्ता था? नाम क्या था उसका? लाइका, ठीक है। किसने भेजा था इसको? तो उस समय जो सोवियत संघ था USSR, इसने भेजा था 1957 में, ठीक है, 3 नवंबर 1957 को। और जिस यान से भेजा था, जिस जो उपग्रह था उससे भेजा था, जिस सैटेलाइट के थ्रू, उसका नाम था स्पुतनिक द्वितीय, ठीक है। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की बात हो रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है बुला चौधरी। अगला है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? देखिए आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन है इसके प्रमुख 6 अंग हैं, उन्हीं में से एक अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद भी है, UN का अंग है, ठीक है। तो ये सारे इसके अंग हैं 6। अब उनमें से जो एक परिषद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 54। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। और इसके अंदर एक जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो यूनिसेफ संस्था है, ठीक है, यूनिसेफ, वो इसी के तहत काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो यूनिसेफ है वो सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत ही कार्य करता है, ठीक है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? देखिए बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है, और नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। दोनों के दोनों को आपको याद रखना है, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। कई बार बांग्लादेश का आ जाता है राष्ट्रीय पंचायत, लेकिन आपको ध्यान रखना है नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है और बांग्लादेश का जातीय संसद है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, तो इसका मुख्यालय जो है यह पेरिस में स्थित है। पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। हालांकि कहीं पर लायन भी इसका मुख्यालय दिया गया है, लायन भी फ्रांस में आता है, ठीक है। तो लियोन या फिर पेरिस, ज़्यादातर पेरिस है, लूसेंट में पेरिस दिया गया है, और जो किरण पब्लिकेशन है वहाँ पर लायन दिया गया है, नेट में भी लायन ही बताता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है, वियना में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ का हमारा था 6वां पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूछे हैं सभी कमेंट्स कीजिए, और आने वाले टाइम के लिए जितने भी अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर आने वाली हैं, अगर आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखकर, और फिर और ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर डालने का और भी ज़्यादा मोटिवेशन वो मिलता है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।